नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे नागरी लिपि का विकास और उसका मानकीकरण। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत की पुरातन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि खरोष्ठी और ब्रह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की लिपि कुछ चित्राक्षर थी और कुछ ध्वन्याक्षर। सन 400 ईस्वी पूर्व से इस भाषा को भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में व्यवहार किया जाता था। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिमी भारत में 1000 वर्षों तक रहा। यह दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी। इन दोनों लिपियों का देवनागरी से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। व्यवहार में ब्रह्मी लिपि की प्रचलितता प्रमाणित होती है। ब्रह्मी का आविष्कार ब्रह्म या देव की रक्षा के लिए हुआ था। ब्रह्मी लिपि के बहुत से अक्षर सिंधु घाटी की लिपि से मिलते जुलते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण है जानकारी, उसका मैंने कलर चेंज कर दिया है, जिसका 2 रीज़न है। पहला कि आपको अलग से कोई छोटे प्रश्न तैयार ना करना पड़े, और दूसरा ये है कि ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ताकि ये आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे प्रश्न आते हैं। गुजरात के देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कहाँ मिलता है? तो उत्तर होगा यह गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। ठीक है, इस समय यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और नेपाल में प्रचलित है। इसका वैदिक और सांस्कृतिक कृति देवनागरी लिपि में उपलब्ध है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहां के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि देवनागरी लिपि में नागरी का शब्द कहाँ से आया? तो ये जो नागरी शब्द है, ये गुजरात के पंडितों को नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। इनका नागर ब्राह्मण नाम था, वहां से नागरी आया, नागर शब्द से नागरी आया। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से देवनागरी कहा जाने लगा। तो यहाँ पे प्रश्न आता है देवनागरी लिपि कहाँ से आया है, और इसका पूरा जानकारी इसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा। देवनागरी शब्द कहाँ से आया है, देवनागरी लिपि कहाँ से आई है। अब है मानकीकरण, देवनागरी लिपि का मानकीकरण। बहुत सारी लिपियां हैं, तो सभी लिपियों को सभी कोई व्यवहार नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे से, समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक
मानक लिपि का होना बहुत ही अनिवार्य था। तो इसीलिए इस लिपि का मानकीकरण किया गया ताकि सभी इसको व्यवहार करें और सबको यह समझ में आए। तो सन 1996 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो उत्तर होगा ये 1996 में। ठीक है, इसके अनुसार देवनागरी के जो वर्ग एक से अधिक रूपों में लिखे जाते थे उनके स्थान पर प्रत्येक वर्ण का एक ही मानक रूप निर्धारित किया गया। उसके बाद है 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। यहाँ पे प्रश्न आता है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब हुआ और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तक किस साल में प्रकाशित हुआ। तो ये उत्तर होगा 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय मतलब सरकार का ये एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हिंदी देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन हुआ और इसका जो ईयर है आपका सन है 1983। तो दोस्तों ये थी जानकारी नागरी लिपि का विकास और उसका मानकीकरण। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और इससे रिलेटेड कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सहर्ष उत्तर देने का प्रयत्न करूँगी। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।